एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं डिविडेंड डिसीजन को। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक कंपनी को अपने फाइनेंस को मैनेज करना है तो उसे 3 डिसीजंस लेके चलने होते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा था फाइनेंसिंग डिसीजन और थर्ड है डिविडेंड डिसीजन। पहले वाले दोनों ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिए और वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने। आज डिस्कस करते हैं डिविडेंड डिसीजन को। तो आ जाओ जल्दी से हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है। देखो, जब भी एक कंपनी किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करती है उसे वहां से रिटर्न मिलता है, या फिर एक कंपनी बिजनेस ही क्यों करती है ताकि उसे वहां से प्रॉफिट मिल सके। तो अब उसे डिसाइड करना है कि इस प्रॉफिट का वो करे क्या वो सारा का सारा पैसा डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे या फिर कुछ पार्ट सेव करके चले। अब डिविडेंड क्या है? देखो, जिन भी लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है यानी कि आपके शेयर होल्डर्स, उन्हें कुछ ना कुछ रिटर्न भी तो दोगे। उसी रिटर्न को कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो एक कंपनी को देख के चलना है, डिसाइड करना है कि वो क्या सारा प्रॉफिट डिविडेंड दे दे या फिर कुछ रिटेन करे। सेव करना ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्यों? हो सकता है फ्यूचर में कोई लॉस हो, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। तो आपको देख के चलना है कि आप अपने प्रॉफिट में से कितना पार्ट डिविडेंड दोगे और कितना पार्ट सेव करके चलोगे। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी कि वो सारा का सारा प्रॉफिट डिविडेंड दे दे। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ सेव करके चलना होगा। क्लियर हुआ इतना? अब समझते हैं वो फैक्टर्स जो कि एक कंपनी को डिसाइड करने हैं बिफोर टेकिंग अ डिविडेंड डिसीजन। फर्स्ट है अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। अमाउंट ऑफ अर्निंग्स ये कहता है कि अगर एक कंपनी की अर्निंग्स अच्छी हैं, अगर एक कंपनी अच्छा कमा रही है तो वो अच्छा डिविडेंड देगी। अगर कंपनी कम कमा रही है तो डिविडेंड भी कम देगी। ठीक है, अब हो सकता है कि इस साल उसने काफी ज्यादा कम कमाया हो और पहले की सेविंग्स में से वो डिविडेंड दे सकती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। ये क्या कहता है कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि स्टेबल कमा रही है और बहुत अच्छा चल रही हैं, तो उस केस में उनका डिविडेंड भी हाई रहता है। लेकिन जिन कंपनी की अर्निंग्स अनस्टेबल रहती है, यानी कि किसी साल बहुत अच्छा कमा लिया, किसी साल बहुत कम कमाया, तो उस केस में वो डिविडेंड भी कम देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। ये क्या कहता है कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती हैं, यानी कि उनका डिविडेंड सेम रहता है हर साल, चाहे वो कंपनी प्रॉफिट्स में हो चाहे वो कंपनी लॉसेज में हो। ठीक है, चाहे वो कंपनी अच्छा कमा रही हो चाहे वो काफी कम कमा रही हो, पर उनका जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड रहता है, स्टेबल रहता है। तो ऐसा कैसे होता है कि सपोज मेरी कोई कंपनी है और मैंने इस साल बहुत अच्छा कमाया, तो मैं डिविडेंड तो फिक्स्ड ही दूंगी, तो जो एक्स्ट्रा कमाया होगा उसे मैं सेव कर लूंगी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट ईयर ऐसा हो सकता है कि मैंने कम कमाया, तो जो मैंने पिछले साल सेव किया है मैं उसमें से डिविडेंड दे सकती हूँ। ये किसका पॉइंट है? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। क्लियर? नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये क्या कह रहा है कि अगर आप लोगों को लगता है कि फ्यूचर में कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है या फिर फ्यूचर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उस केस में अभी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करो। ठीक है, अगर लगता है कि एज सच कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो अभी क्या करो? डिविडेंड डिक्लेयर करो। डिविडेंड जितना ज्यादा दोगे उतनी ज्यादा आपकी गुडविल बनी रहेगी मार्केट में भी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन बहुत सिंपल। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, अगर एक कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, उसे लगता है कि हमारे पास अच्छा कैश अवेलेबल है, तो आप डिविडेंड दे सकते हो, क्योंकि डिविडेंड भी तो कैश में ही दोगे। पर अगर लगता है कि कैश हमारे पास ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं है, तो उस केस में ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करो। क्लियर? इसके बाद आता है हमारे पास पॉइंट शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। ये क्या कहता है कि एक कंपनी डिविडेंड दे उससे पहले उसे अपने शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस को भी देख के चलना है। देखो, 2 तरह के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, एक यंग शेयर होल्डर्स या फिर वेल्दी शेयर होल्डर्स, और दूसरे होते हैं रिटायर्ड ओल्ड मिडिल क्लास। यंग की अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो ये प्रेफर करेंगे कि हम डिविडेंड ले ही ना। मतलब अगर मैंने किसी कंपनी में सपोज 100 रुपए लगाए हैं और नेक्स्ट ईयर मुझे 10 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, तो मैं क्या प्रेफर करूंगी कि मैं उन 10 रुपए को अपने पास ना लेके जाऊं और उन्हें वापस से री इन्वेस्ट कर दूं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ओल्ड की या फिर रिटायर्ड शेयर होल्डर्स की, तो ये क्या प्रेफर करते हैं कि हमारे पास रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड आता रहे, क्योंकि उनके पास एज सच कोई फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है। ठीक है, तो वो क्या प्रेफर करेंगे कि हम डिविडेंड से ही बेसिकली उन्हें डिविडेंड रेगुलर बेसिस पे आता रहे, उनकी जो लिविंग है वो डिविडेंड पे भी डिपेंडेंट हो सकती है। तो एक कंपनी डिविडेंड दे उससे पहले उसे क्या देख के चलना है कि उसकी शेयर होल्डर्स क्या प्रेफर कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सेशन पॉलिसी। ये पॉइंट कहता है कि अगर टैक्स का रेट ज्यादा है तो डिविडेंड कम दो, अगर आपको लगता है कि टैक्स का रेट कम है तो डिविडेंड ज्यादा दो।
इसका मतलब देखो, एक कंपनी जब भी पैसा कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, तो उसी में से तो डिविडेंड देगी। तो अगर वो कमा रही है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। टैक्स तो कंपल्सरी पेमेंट है, गवर्नमेंट अपना पार्ट तो लेके ही रहेगी। तो उस केस में अगर टैक्स का रेट ज्यादा है तो आपके पास जो बाद में प्रॉफिट बचेगा, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी कम बचेगा। तो डिविडेंड कम दोगे क्योंकि टैक्स है कि आपके लिए खर्चा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जो टैक्स का रेट है वो कम है, तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा ज्यादा बचेगा, तो आप डिविडेंड भी ज्यादा दे सकते हो, ठीक है। देखो, जितना ज्यादा खर्चा होगा प्रॉफिट उतना कम बचेगा ना, तो डिविडेंड भी कम ही दोगे। क्लियर? इसे आप लोग अभी आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हो, अभी के लिए बेसिक समझ के चलो। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। देखो, स्टॉक मार्केट रिएक्शन ये कहता है कि अगर एक कंपनी अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन शो करता है कंपनी का। देखो, जितना ज्यादा डिविडेंड अच्छा होगा उतने ही ज्यादा लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई रिटर्न चाहता है। तो जितने ज्यादा लोग डिमांड करेंगे उस शेयर की, उतना ही ज्यादा उस शेयर का प्राइस भी बढ़ता जाएगा, है ना। मार्केट फोर्सेस के थ्रू यही होता है कि अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस भी बढ़ने लगता है। तो इसी तरह अगर किसी शेयर का बेसिकली उसकी डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस भी उसका बढ़ जाएगा। और जिस कंपनी का शेयर प्राइस जितना ज्यादा होता है उसकी गुडविल उतनी ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कंपनी का जो डिविडेंड है वो काफी ज्यादा कम है, तो उस केस में उसका शेयर प्राइस भी कम होगा और उसकी गुडविल भी कम होगी, तो वो उसका नेगेटिव साइन शो करता है, ठीक है। तो आपको देख के चलना है, डिसाइड करना है कि आप कितना ज्यादा डिविडेंड दोगे और कितना कम डिविडेंड देने वाले हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। ये पॉइंट क्या है? जो कैपिटल मार्केट का मतलब है आपकी स्टॉक मार्केट हो गई, शेयर मार्केट हो गई, यानी कि आप जिसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डीलिंग्स करते हो। तो अगर आप लोगों को लगता है कि यार फ्यूचर में हमें पैसे की जरूरत हो सकती है और हमारी कैपिटल मार्केट में रीच या एक्सेस अच्छी है, तो उस केस में अभी के लिए करंटली आप ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दो। सेव करने की अभी ज्यादा जरूरत नहीं है। जितना अच्छा डिविडेंड दोगे उतनी ही ज्यादा आपकी गुडविल मार्केट में बनी रहेगी। लेकिन अगर लगता है यार फ्यूचर में पैसे की जरूरत हो सकती है और हमारी जो रीच है कैपिटल मार्केट में वो इतनी अच्छी नहीं है, तो अभी आप फोकस करो ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करने में, रिटेन करने में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स। ये पॉइंट ये कहता है कि आप डिविडेंड दे रहे हो उससे पहले आप लोगों को कुछ लॉज को फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस को फॉलो करके चलना है। वो क्या है? देखो, कंपनीज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस हैं। ऐसा भी है कि अगर आप लोगों ने कोई आउटसाइडर आपकी लाइबिलिटी है तो पहले उसे सेटल करो, उसके बाद आप डिविडेंड दो, या फिर पहले आप टैक्स की पेमेंट करो उसके बाद ही डिविडेंड दो, क्योंकि टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है। अब ऐसा कई बार ऐसी कंपनीज होती हैं वो क्या करते हैं कि डिविडेंड पहले दे दिया, फिर टैक्स के लिए पैसे ही नहीं बचे, फिर तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करके चलना है, उसके बाद ही डिविडेंड देने के बारे में सोचो। समझ में आया? और लास्ट पॉइंट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। ये क्या कहता है कि अगर एक कंपनी पहले से ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड है या फिर किसी कंपनी के साथ उसकी डीलिंग चल रही है, तो पहले उस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल आउट करो, उसके बाद ही आप डिविडेंड देने के बारे में सोचो, ठीक है। अगर कंपनी ने पहले ही किसी बैंक से लोन ले रखा है तो पहले उसे रीपे करो, उस पर इंटरेस्ट पे करो, उसके बाद ही आप डिविडेंड दो। क्लियर हुआ? तो ये थे हमारे कुछ 11 पॉइंट्स, 11 फैक्टर्स जो कि कंपनी डिसाइड करेगी बिफोर टेकिंग एनी डिविडेंड डिसीजन। एंड आई होप आप लोगों को सभी चीजें, सभी पॉइंट्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। इनकी बुक से रीडिंग करोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही रखते हैं और देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे। तो बस अच्छे से पढ़ो और स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।